नमस्ते और वेलकम टू बिहार मैटर्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नई सीरीज में, जहां हम आपके आने वाले बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, एसआई और जो टीचर एग्जाम्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जी बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट्स को मेरा भी नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परीक्षा के नजरिए से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। बिल्कुल सर। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय है पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसे समझने के लिए ना मैं चाहूंगी कि आप सब बस एक कल्पना कीजिए एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की। एक बहुत ही सटीक विजुअल है ये शुरुआत के लिए। जी, मतलब चारों तरफ सिर्फ पिघला हुआ लावा है जो धीरे धीरे ठंडा होकर एक बहुत ही कठोर, काली और बेजान चट्टान में बदल रहा है। आप देखिए, वहां पानी की एक बूंद नहीं है, मिट्टी का एक कण नहीं है और जीवन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। एकदम बंजर जमीन। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किसी इंसान के एक भी बीज बोए यही बिल्कुल बंजर चट्टान कुछ सदियों बाद एक घने और हरे भरे जंगल में बदल जाएगी, तो शायद ये किसी जादू जैसा लगे। और यही जादू वास्तव में प्रकृति का अपना अल्टीमेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां कोई नक्शा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, फिर भी सब कुछ एक बेहद सटीक और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो सर, अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को बिल्कुल सरल भाषा में अपने स्टूडेंट्स के लिए डिकोड करें, तो इसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? देखिए, अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में समझें तो ये समय के साथ किसी इलाके में पेड़ पौधों और जीवों की प्रजातियों के स्टेप बाय स्टेप बदलने की कहानी है। ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रमिक और दिशा निर्देशित बदलाव है। अच्छा, मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। लेकिन सर, इस कहानी की शुरुआत आखिर कैसे होती है? क्योंकि उस ठंडी लावा की चट्टान पर तो बीज बोने के लिए मिट्टी तक नहीं है। जी, और यहीं पर हमारे पहले किरदार की एंट्री होती है। इन्हें विज्ञान की भाषा में पायोनियर स्पीशीज या पुरोगामी प्रजातियां कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये प्रकृति के असली योद्धा हैं। पायोनियर स्पीसीज, तो क्या ये सबसे पहले आते हैं? बिल्कुल। एक नंगी चट्टान पर सबसे पहले आकर बसने वाले जीव आमतौर पर लाइकेन्स होते हैं। लाइकेन। लेकिन लाइकेन्स उस नंगी चट्टान पर जिंदा कैसे रहते हैं? वहां तो ना पानी है, ना ही कोई पोषक तत्व। क्योंकि वे बहुत ही सख्त और सहनशील होते हैं। लाइकेन्स वास्तव में चट्टान की सतह पर चिपक जाते हैं और एक खास तरह का एसिड छोड़ते हैं। ओहो, एसिड। हाँ, ये एसिड उस कठोर चट्टान को धीरे धीरे पिघलाता है, उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। और अब देखिए, जब ये लाइकेन्स अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं तो उनके शरीर के जैविक अवशेष उसी चट्टान के चूरे में मिल जाते हैं। तो क्या इसी से मिट्टी बनती है? बिल्कुल सही। बस यही वो पल है जब उस बेजान चट्टान पर मिट्टी या सॉइल की सबसे पहली और सबसे पतली परत बनती है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक रिले रेस की तरह सोचें तो शायद स्टूडेंट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब लाइकेन्स ने दौड़ शुरू की, उन्होंने माहौल को थोड़ा बदला, चट्टान को तोड़कर थोड़ी सी मिट्टी बनाई। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन विडंबना ये है कि उन्होंने माहौल को अब अपने खुद के रहने लायक नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने बैटन अगली प्रजाति को पास कर दिया। जी। और अब उस थोड़ी सी मिट्टी में छोटे पौधे या मॉस उग सकते हैं, और फिर वो छोटे पौधे उस मिट्टी की परत को और गहरा करते हैं। जब वो मरते हैं तो और ज्यादा जैविक खाद बनती है, फिर ये बैटन जड़ी बूटियों को मिलता है, फिर झाड़ियों को, और ये रेस तब तक चलती है जब तक बड़े पेड़ नहीं आ जाते। इस रिले रेस के जो बीच वाले चरण है ना, उन्हें सेरल स्टेजेस या सेरल चरण कहा जाता है। अच्छा, सेरल चरण। और सर, इस रेस की फिनिश लाइन क्या होती है? इस रेस की फिनिश लाइन है क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरमोत्कर्ष समुदाय। ये वो अंतिम जंगल या इकोसिस्टम है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है। मतलब यहाँ आके बदलाव रुक जाता है। एक तरह से रेस यहाँ ठहर जाती है, क्योंकि ये समुदाय उस इलाके की जलवायु के साथ बिल्कुल अपना तालमेल बिठा चुका होता है। और स्टूडेंट्स को एक टर्म और याद रखना है, इस पूरी रेस को यानी पाइनियर से लेके क्लाइमैक्स तक के पूरे सफर को सैरे कहा जाता है। SERE। सैरे। जी, ये रिले रेस का सिद्धांत तो साफ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रेस शुरू कहाँ से हो रही है, ये बात इसकी गति को पूरी तरह बदल सकती है। वो कैसे? क्योंकि अगर रेस एक बंजर चट्टान से शुरू हो रही है तो प्रकृति को पहले मिट्टी बनानी पड़ रही है।
इस आधार पर हमारे नोट्स में अनुक्रमण के 2 अलग-अलग प्रकार सामने आते हैं, प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण और सेकेंडरी सक्सेशन यानी द्वितीयक अनुक्रमण। हाँ, और इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है मिट्टी। प्राइमरी सक्सेशन वहां होता है जहां जीवन पहले कभी नहीं था। जैसे हमने शुरुआत में ज्वालामुखी के लावा की बात की थी, बिल्कुल। या फिर किसी पिघलते हुए ग्लेशियर के पीछे छूटे हुए नंगे पत्थर। यहां अनुक्रमण की गति बेहद धीमी होती है, इतनी धीमी कि एक चट्टान से जंगल बनने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। कारण वही है, मिट्टी बनने में समय लगता है। तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन वो स्थिति है जहां कोई तबाही तो आई है, लेकिन उसने सब कुछ खत्म नहीं किया है ना? एकदम सही। जैसे किसी घने जंगल में बहुत भयानक आग लग गई हो, या कोई बड़ी बाढ़ आ गई हो जिसने सारे पेड़ उखाड़ दिए हो। ऊपर से देखने पर तो सब तबाह लगता है, लेकिन जमीन के नीचे मिट्टी अभी भी मौजूद है। तो क्या मिट्टी वास्तव में प्रकृति के लिए एक फास्ट ट्रैक टिकट की तरह है? जी बिल्कुल, एक फास्ट ट्रैक टिकट ही है। और उस मिट्टी के अंदर पहले से ही अनगिनत बीज, पौधों की जड़ें और सूक्ष्म जीव सुरक्षित बैठे होते हैं। अच्छा। इसीलिए द्वितीयक अनुक्रमण बहुत तेज होता है। प्रकृति को यहाँ पत्थर तोड़कर मिट्टी बनाने का वो लाखों साल का उबाऊ काम दोबारा नहीं करना पड़ता। यहाँ मंच पहले से तैयार है। मतलब अगर मिट्टी पहले से मौजूद है तो प्रकृति को वो हजारों साल की मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, इसीलिए आग लगने के बाद राख से लाइकन्स नहीं उगते, बल्कि सीधा घास उगनी शुरू हो जाती है। प्रकृति तुरंत अपने इस फास्ट ट्रैक टिकट का इस्तेमाल करती है और कुछ ही दशकों में वो जंगल दोबारा खड़ा हो जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि मिट्टी प्रकृति का एक तरह का टाइम मशीन है जो हजारों साल की मेहनत को बचा लेती है। अब शुरुआती स्थिति का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन सर अलग-अलग चरम पर्यावरण में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? मतलब आप एक्सट्रीम कंडीशंस की बात कर रही हैं? हाँ, मान लीजिए एक तरफ पूरी तरह से सूखी तपती हुई नंगी चट्टान है और दूसरी तरफ एक नई बनी हुई गहरी झील है जहां सिर्फ पानी ही पानी है। ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बिल्कुल, और पारिस्थितिकी में इन दोनों चरम स्थितियों के लिए अलग-अलग नाम हैं। सूखे इलाकों से शुरू होने वाले सफर को ज़ेरोक्स सक्सेशन कहते हैं और पानी से शुरू होने वाले सफर को हाइड्रोक्स सक्सेशन। साफ कर दूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। हाइड्रा शब्द सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि शायद ये सूखे या डिहाइड्रेशन से जुड़ा होगा, लेकिन स्रोतों में स्पष्ट किया गया है कि हाइड्राज का सीधा मतलब पानी या जलीय वातावरण से है। यह आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया है। हाइड्राज मतलब पानी, और इन दोनों ही स्थितियों का सफर बहुत अलग तरीके से शुरू होता है। सूखी चट्टान यानी जिराज पर वही लाइकन्स आते हैं, फिर काई या मॉस आती है, फिर जड़ी बूटी, झाड़ियां और अंत में बड़े पेड़। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी है ना? हाँ, स्टूडेंट्स इसे LMHST से याद रख सकते हैं। हाँ। लाइकन, मॉस, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। LMHST, बहुत बढ़िया। और पानी वाले इलाके की क्या कहानी है? पानी यानी हाइड्राज की कहानी बहुत ही जादुई है। एक गहरी झील में सबसे पहले सूक्ष्म जीव आते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। जब ये मरते हैं तो झील की तलहटी में जमा हो जाते हैं, यानी झील के बिल्कुल नीचे एक जैविक परत बननी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। फिर वहां ऐसे पौधे उगते हैं जो पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं, जिन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। वो भी अपनी जिंदगी जीते हैं, मरते हैं और तलहटी में जमा मलबे को और बढ़ा देते हैं। इसके कारण झील धीरे धीरे उथली या शैलो होने लगती है। फिर जब पानी थोड़ा कम गहरा हो जाता है तो कमल जैसे तैरने वाले पौधे आ जाते हैं, हाँ, जिन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। उनकी बड़ी पत्तियां पानी की सतह को ढक लेती हैं जी। और इसके बाद झील के किनारों पर नरकट या रीड्स उगने लगते हैं जो बहुत घने होते हैं। वो नरकट किनारों पर मिट्टी और गाद को फंसा लेते हैं। धीरे धीरे झील के किनारे अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मतलब वो झील सिकुड़ने लगती है। बिल्कुल। वो गहरी झील पहले एक दलदल में बदलती है, फिर वो दलदल सूखकर ठोस नमी वाली जमीन में बदल जाता है और आखिरकार वहां बड़े पेड़ उगाते हैं। इसकी ट्रिक है PSFRT, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग रीड
ट्रीज। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि पानी सूख कर जमीन बन रहा है और सूखी चट्टान टूट टूट कर नमी वाली जमीन बन रही है। दोनों ही चरम स्थितियां, चाहे वो पूरी तरह से सूखी चट्टान हो या गहरा पानी, अंततः एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, यानी एक जंगल की तरफ। यही पारिस्थितिकी की खूबसूरती है। प्रकृति हर हाल में संतुलन खोज लेती है। अलग अलग रास्तों से चलकर भी मंजिल एक ही होती है। तो सर, जब अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असल मशीनरी क्या है? जब प्रजातियां एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं तो इकोसिस्टम के भीतर किस तरह के यांत्रिक बदलाव या मैकेनिकल चेंजेस आते हैं? इस पूरी जंग को हम 5 प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है न्यूडेशन, यानी एक बंजर जमीन का निर्माण, चाहे वो लावा से हो या आग से। दूसरा है इन्वेजन, जब हवा या पानी के जरिए नए बीज या जीव उस इलाके में प्रवेश करते हैं और खुद को वहां स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फिर तो पक्का उनके बीच जगह और पानी के लिए लड़ाई होती होगी। बिल्कुल, और यही तीसरा चरण है, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। यहां संसाधनों के लिए क्रूर जंग होती है। लेकिन जो चौथा चरण है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन में ऐसा क्या होता है? रिएक्शन में जीतने वाली प्रजाति उस पर्यावरण को अपने हिसाब से बदलना शुरू करती है। वो मिट्टी की संरचना बदलती है, जमीन में नमी लाती है, छाया बनाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो पर्यावरण को इतना बदल देती है कि वो जगह उसके खुद के रहने लायक ही नहीं बचती। वो अनजाने में अपने ही विनाश का और नई प्रजातियों के पनपने का रास्ता तैयार कर देती है। अरे वाह, मतलब वो अपने लिए जहर बो रही है लेकिन दूसरों के लिए अमृत बना रही है। जी हाँ, और अंत में आता है 5वां चरण, स्टेबलाइजेशन, जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाती है। इन 5 चरणों से गुजरते हुए इकोसिस्टम में बहुत गहरे बदलाव आते हैं। जैसे बायोमास का बढ़ना। बिल्कुल, शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 प्रजातियां होती हैं, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी अपने चरम पर होती है। मिट्टी की गहराई बढ़ चुकी होती है और पूरा इकोसिस्टम बहुत स्टेबल हो जाता है। लेकिन सर, यहाँ एक पेचीदा बात सामने आती है। जैसे जैसे अनुक्रमण आगे बढ़ता है, पेड़ पौधों का कुल जैविक भार या बायोमास तो बढ़ता है, लेकिन उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी, यानी नई ऊर्जा या नए पौधे बनाने की दर शुरुआत में बहुत तेज होती है और क्लाइमैक्स में आकर धीमी या स्थिर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें 2 तरह की जीवन शैलियों को देखना होगा, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में आर स्ट्रैटेजिस्ट्स और के स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। ये यूपीएससी और बीपीएससी लेवल के लिए बहुत गहरी जानकारी है। शुरुआती चरणों में आर स्ट्रैटेजिस्ट का राज होता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो क्या ये खरपतवार या वीड्स जैसी प्रजातियां हैं? एकदम सही। आर स्ट्रैटेजिस्ट्स का फलसफा है, तेजी से बढ़ो, बहुत सारे बीज पैदा करो और जल्दी मर जाओ। वे खाली जगह देखते हैं और पागलों की तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए शुरुआत में नई उत्पादकता बहुत हाई होती है। लेकिन उनकी जड़ें तो गहरी नहीं होती होंगी? नहीं, और वो आपस में लड़कर बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। और फिर उनकी जगह लेने आते हैं के स्ट्रैटेजिस्ट्स। हाँ, के स्ट्रैटेजिस्ट्स वो बड़े पेड़ और मजबूत जीव हैं जो कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं है। वे धीरे धीरे बढ़ते हैं, कम बीज पैदा करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को गहरी जड़ें जमाने और मजबूत तने बनाने में लगाते हैं। जब एक बड़ा पेड़ अपनी छाया फैलाता है तो नीचे उगने वाले खरपतवार को धूप मिलनी बंद हो जाती है और वे हार जाते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इन्हीं मजबूत के स्ट्रैटेजिस्ट का घर होती है, जहां ऊर्जा तेजी से फैलने के बजाय सिस्टम को बनाए रखने में इस्तेमाल होती है। समझ गई। और ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसी दिखेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया के किस हिस्से में हैं। यहाँ स्रोत सामग्री में 2 प्रमुख सिद्धांतों का जिक्र आता है। एक है मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी, जो क्लेमेंस ने दी थी। यह मानती है कि एक पूरे जलवायु क्षेत्र में केवल एक ही तरह का क्लाइमैक्स या जंगल बन सकता है। सारा नियंत्रण सिर्फ जलवायु के पास है। लेकिन प्रकृति इतनी सीधी सादी नहीं है। इसीलिए टैंसले की पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी भी है। यह सिद्धांत कहता है कि जलवायु ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए एक पहाड़ है। पहाड़ की जिस ढलान पर धूप पड़ती है, वहां अलग तरह का जंगल बनेगा। और जो ढलान हमेशा छाया में रहती है, वहां का क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल, यानी एक ही क्षेत्र में मिट्टी की बनावट और स्थलाकृति या टोपोग्राफी के कारण कई अलग अलग क्लाइमैक्स हो सकते हैं। एक और अहम भ्रम है जो एग्जाम में फंसाता है।
कि प्राइमरी सक्सेशन फास्ट होता है, जो कि गलत है। ये बहुत धीमा होता है। जी। अच्छा सर, यहाँ मुझे एक कड़ा सवाल पूछना है। हम बार बार कह रहे हैं कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्थिर होती है, लेकिन क्लाइमैक्स कम्युनिटी के स्थिर होने का मतलब क्या ये है कि वहाँ विकास पूरी तरह से रुक गया है, जैसे कोई इमारत एक बार बन जाने के बाद बिल्कुल नहीं बदलती? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो स्टूडेंट्स को अक्सर होती है। स्थिर होने का मतलब मृत या अपरिवर्तनीय होना बिल्कुल नहीं है। एक कंक्रीट की इमारत निर्जीव है, लेकिन एक जंगल जीवित है, वो सांस ले रहा है। वहाँ एक डायनामिक स्टेबिलिटी या गतिशील संतुलन होता है। गतिशील संतुलन? इसे एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए। अगर आप नदी को आज देखें या 10 साल बाद देखें, वो आपको वहीं दिखेगी। उसका आकार वही रहेगा, लेकिन क्या उसमें बहने वाला पानी वही है? नहीं, पानी तो हर सेकंड बदल रहा है। चल और बदलाव हो रहा है, लेकिन बाहर से देखने पर जंगल का कुल स्वरूप और संतुलन वैसा ही बना रहता है। बहती हुई नदी की तरह, जिसमें पानी बदल रहा है लेकिन नदी वही है। ये तस्वीर दिमाग में बिल्कुल साफ बैठ जाती है। जी। तो सर, इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। यह बंजर जमीन और राख से शुरू होकर अनगिनत पीढ़ियों के बलिदान के जरिए एक आत्मनिर्भर और धड़कते हुए इकोसिस्टम के बनने की महाकाव्य जैसी कहानी है। इसमें पाइनियर प्रजातियों की बेजोड़ सहनशीलता से लेकर क्लाइमैक्स समुदाय के उस खूबसूरत गतिशील संतुलन तक का पूरा सफर शामिल है। और मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूंगा कि इन क्रमिक बदलावों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी लचीली है। जब कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रकृति हार नहीं मानती। वो अपनी बची हुई मिट्टी और बीजों का इस्तेमाल करके दोबारा जीवन का निर्माण करती है। जी, लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया और विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। हमने देखा कि जैविक अंतःक्रियाएं अनुक्रमण को प्रभावित करती हैं और अंत में एक स्थिर क्लाइमैक्स बनता है। तो आइए कल्पना करते हैं कि अगर किसी ऐसे ही पुराने स्थिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी में अचानक बाहर से कोई बिल्कुल नई और आक्रामक पायोनियर प्रजाति प्रवेश कर जाए, तो क्या होगा? क्या वो सदियों पुराना इकोसिस्टम बिखर जाएगा या वो इस नए मेहमान को अपने अंदर ढाल लेगा? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये आज के समय में पर्यावरणविदों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन जैसा कि हमारा नियम है, हम इसे स्टूडेंट्स की अपनी स्वतंत्र खोज के लिए खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स इन सभी की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि एग्जाम्स में यहां से सीधे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं और हमारी ये सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।